बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक महवाल ख़ान। सबसे पहले ज़िक्र करें कि पिछली मरतबा भी बहुत सारी मेरे पास स्टोरीज़ थी जो मैंने नाजरीन के सामने पेश की थी। आज जो स्टोरीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं उसमें से सबसे पहले ये है कि गुज़श्ता दिनों में जो 1 करोड़ रियाल तक टिकट पहुंच गई थी, जो 2 फुटबॉल के मायनाज खिलाड़ी जो थे वो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी थे, उनके दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया जिसमें लियोनेल मेसी की टीम ने रोनाल्डो की टीम को शिकस्त दी है। और इस मैच में दोस्ताना मैच का टिकट 59 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुआ है। इस पे भी डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पर बात जो हम करेंगे वो होगी PSL 8, जो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पर ऐलान किया PSL 8 के सिलसिले में 13 फरवरी को ये आगाज़ होगा PSL का और 19 मार्च को इख्तिताम होगा, फाइनल मैच होगा। इस पे भी डिस्कस करेंगे। और इस वक्त जो भारत में हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इस वक्त जारी है और हॉलैंड ने चिली को शिकस्त देकर ये आलमी रिकॉर्ड बनाया है और किस तरह बनाया है इस पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जनूबी अफ्रीका के मायनाज बल्लेबाज, ख़तरनाक प्लेयर, ओपनिंग बल्लेबाज, और जो चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट में हो या T20 में या ODI में, तीनों फॉर्मेट में वो डेंजरस खिलाड़ी माने जाते थे और उनका नाम था हाशिम आमला। इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लियोनेल मेसी और रोनाल्डो के दरमियान जो मैच हुआ तो उसकी नाजरीन को मैं अपडेट देता चलूँ कि ये सऊदी अरब में खेले गए क्लब मैच में लियोनेल मेसी की टीम ने रोनाल्डो की टीम को ये शिकस्त दे दी है और ये दोस्ताना मैच था और जो इसकी टिकट थी वो 59 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई है। और गुज़श्ता दिनों में जो कतर में खेले गए फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद ये फुटबॉल के दोनों अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में खेले गए क्लब मैच में एक दूसरे के ये मद्दे मुकाबिल आए थे और जिसमें रियाज के शाह फहद स्टेडियम में ये मैच हुआ था, दोस्ताना मैच। और लियोनेल मेसी की क़यादत में PSG ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क़यादत में सऊदी ऑल स्टार टीम को 4 के मुकाबले में 5 गोल से ये शिकस्त दे दी है। दोनों प्लेयर थे, उसमें अगर रोनाल्डो की बात की जाए ये भी फुटबॉल के ख़तरनाक प्लेयर माने जाते हैं। अगर दूसरी बात की जाए मेसी की तो ये भी ख़तरनाक प्लेयर। दोनों के दरमियान इतना दिलचस्प मैच हुआ तो शायकीन ने बहुत इसमें लुत्फ़अंदोज़ हुए और बड़ी दिलचस्पी का इज़हार किया। और ये जो दोस्ताना मैच की टिकट थी ये 59 करोड़ रुपये में फ़रोख्त हुई। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग जो सीज़न 8 का मेला सजने वाला है और बाकायदा तौर पर आज नजम सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनमें बाकायदा तौर पर वेन्यूज़ का ऐलान किया कि कहाँ कहाँ मैच हो गए और तकरीब बिलाखिर उन्होंने फ़ैसला हतमी दे दिया कि ये तकरीब मुल्तान में ही होगी और PSL का आगाज़ 13 फरवरी को होगा। इसमें अगर बात की जाए एडिशन के शेड्यूल को फ़ाइनल कर लिया गया है। इसमें बाकायदा ऐलान जो आज हतमी इम्कान जो पहले था गुज़श्ता रोज़ के आया कि मुल्तान तकरीब होती है या कराची में, ये अगर मगर का ये फ़ैसला था, लेकिन अगर मगर को ख़त्म करके नजम सेठी ने आज हतमी तौर पर ये फ़ैसला दिया कि ये तकरीब मुल्तान में होगी। और ये PSL का आगाज़ 13 फरवरी से होगा जबकि फ़ाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। इफ्तिताई तकरीब जो है ये मुल्तान में ही होगी और इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई और इसमें 4 वेन्यूज़ पर यह मैच खेला जाएगा जिसमें मेज़बान शहरों में कराची भी है, लाहौर भी है और रावलपिंडी भी है और इसमें मुल्तान भी शामिल हैं। इसमें मुल्तान और कराची जबकि लाहौर और रावलपिंडी के मैच एक साथ होंगे और पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मबैन ये मुकाबला होगा। अब देखते हैं इसमें PSL 7 तक बहुत अच्छा आगाज़ भी हुआ था, इख्तिताम भी हुआ था, अच्छे PSL हुए, लेकिन इसमें फिर वो नजम सेठी जिसने नजम सेठी ने PSL का आगाज़ किया था अब PSL 8 की नुमाइंदगी करेंगे
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो इस पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अतर मलिक साहब। सबसे पहले मैं उनको खुश आमदीद कहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम अतर मलिक साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अतर मलिक साहब, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अतर मलिक साहब, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी। इससे पहले रोनाल्डो और मेसी के दरमियान मैच खेला गया, इसमें मेसी ने रोनाल्डो को शिकस्त दी। ये दोस्ताना मैच था और ये सऊदी अरब में एक तारीखी फुटबॉल का मैच हुआ। इसके बाद डिस्कस चल रही थी सुपर लीग की, पाकिस्तान सुपर लीग 8 की। इसमें आप क्या देखते हैं, क्या गैर मुल्की प्लेयर, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं उनको नुमाइंदगी करेंगे? जी, जैसा कि आपने पहले मेंशन किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मतलब कि जो रियाद में मैच हुआ, उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जो मैच हुआ है वो पहले तो ये एक आपस में पता नहीं कितने दफा जो है ना वो मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन इस मैच की जो खास बात वो ये थी कि इस मैच में दुनिया के टॉप के जो 4 प्लेयर थे ना वो शामिल थे, जिसमें आपने जैसे बताया क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, इसके साथ साथ जो अभी नए उभरते हुए स्टार हैं काइल एम्बापे, वो भी जो है वो शायद इन्होंने उससे भी बड़े लुत्फानंदोज हुए हैं, उसने भी जो है वो गोल दागे हैं। तो वो भी आने वाले दिनों में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। नेमार जूनियर वो भी उस टीम का हिस्सा थे पीएसजी के। तो पहली दफा ये देखने में आया कि 4 बड़े स्टार जो है वो एक ही ग्राउंड में जो है ना वो मैच खेले हैं, जिसमें पीएसजी ने जो है वो फातिहा पीएसजी जो है वो जीती है 5-4 से। और दूसरा जो आपने ये सवाल किया है पीएसएल के हवाले से कि कौन से बड़े प्लेयर जो हैं वो इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले ही बता चुके हैं कि पीएसएल अब जो है वो ब्रांड बन चुका है। ऐसे ही है, बिल्कुल। नजम सेठी साहब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि आईपीएल के बाद जो है ये पीएसएल ब्रांड बन चुका है। ऐसे ही है, से भी बड़ा है, लेकिन जो है आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी लीग है, पीएसएल जो है टॉप 2 में जो है उसको कंसीडर किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत बड़े नाम जो है वो ऑलरेडी पहले से ही अटैच हैं पीएसएल के साथ, लेकिन इस साल जो है वो मैथ्यू वेड जो है वो कराची किंग्स ने पिक किया उनको, वो शायकीन की नजरें उन पर भी हैं। और जॉश लिटल है आयरलैंड के, वो आयरलैंड की जानब से खेलते हैं, वो मुल्तान सुल्तान की टीम में नुमाइंदगी करेंगे। और इसके अलावा और भी बड़े पाकिस्तानी प्लेयर हैं, बाबर आजम पहले इस दफा जो है वो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान भी हैं और उनकी नुमाइंदगी भी करेंगे। तो बहुत सारे प्लेयर हैं। अब जो है ये 13 फरवरी को ही पता चलेगा। अतर मलिक साहब, इसमें ये देखें, अगर शाहिद अफरीदी पहले पेशावर ज़ल्मी में गए थे, फिर कराची किंग्स और उसके साथ मुल्तान सुल्तान, अब उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं किसी टीम को ज्वाइन नहीं करूँ। अगर लाला होता तो पीएसएल की और शान बढ़ जाती, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहली दफा पीएसएल इस तरह का होगा जिसमें लाला की नुमाइंदगी में नहीं होगी। इससे कबल जो जितने भी एडिशन जो है वो गुजरे हैं उसमें शाहिद अफरीदी जो है वो किसी न किसी टीम से नुमाइंदगी की है। पहले एडिशन में उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की थी, उसके बाद फिर वो कराची किंग का हिस्सा बने, फिर उसके बाद वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बने। तो ऐसे फिर लास्ट जो आखिरी जो उनका पीएसएल एडिशन था वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स से नुमाइंदगी करें, क्योंकि वो नदीम उमर की टीम है। तो वो कह रहे थे नदीम भाई के लिए क्रिकेट में बहुत सारी खिदमत हैं, इसलिए मैं कोयटा ग्लैडिएटर की जानब से नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। तो वो फिर आखिरी जो पीएसएल 7 हुआ था उसमें उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर की जानब से नुमाइंदगी की थी। हाँ बिल्कुल, इसमें लाला को मिस करेंगे, लेकिन लाला ने भी ये कहा कि मिस नहीं करना, क्योंकि मेरी जगह पे शहीन शाह अफरीदी मौजूद है। उनके जैसे स्टाइल हैं आउट करने के, सेम टू सेम वही लाला जैसे हैं। देखते हैं, लाला के लिए नई ख्वाहिशात है। और दूसरी बात कर रहे हैं इसकी, अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हलचल मची हुई है, जो अबूरी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद खान अफरीदी के बाद ये पाकिस्तान ये चीफ सिलेक्टर भी तलाश कर रहा है और दूसरा बॉलिंग कोच भी और हेड कोच भी। तो आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि इससे पहले जो 10 जनवरी को
इसने टॉम मूडी और साथ साथ एंडी फ्लावर भी रिफ्यूज़ कर चुके हैं, और मिकी अर्थर ने 10 जनवरी को रिफ्यूज़ किया था कि मैं हेड कोच पाकिस्तान का नहीं बन सकता, उनकी कोई मसरूफियात थी। तो क्या लगता है आपको, चीफ सेलेक्टर आप किसको देखना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे हमारे पाकिस्तान के पुराने बल्लेबाज, साबिक प्लेयर, साबिक कप्तान मौजूद हैं जो उससे काफ़ी हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आपकी नज़र में क्या है? जी, आपने जैसे कहा कि पीसीबी मैनेजमेंट के चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो है ना कोच जो होगा पाकिस्तान टीम का वो फॉरेनर ही होगा, क्योंकि फॉरेनर के जो है ना वो किसी भी सिफारिश पे नहीं चलते। तो इस वजह से उन्होंने ना डायरेक्टली जो यही कहा है कि जो हेड कोच जो भी होगा वो फॉरेन कंट्री से ही होगा। तो जैसा कि आपने अभी मेंशन किया था, टॉम मॉडी, एंडी फ्लावर और ये ग्रांट फ्लावर और सॉरी दूसरा मिकी आर्थर थे, इनके साथ राब्ते चल रहे थे, लेकिन वो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है डर्बनशायर काउंटी के साथ। तो उस वजह से उन्होंने जो है ना वो माजरत की है, लेकिन अभी भी उनके साथ मेरे इतलात के मुताबिक ये है कि वो बात शायद चल रही है उनकी। अभी फाइनल जो है ना वो पीसीबी की जानिब से कोई तरह की स्टेटमेंट नहीं आई ऐसे। लेकिन अभी जो उन्होंने कल जो है वो ये खबरें सामने आई हैं कि इस हफ्ते जो है ना वो हेड कोच और जितने भी पोजीशंस पे उन्होंने बंदे हायर करने हैं वो इस हफ्ते में उनके नाम जो है वो सामने आ अतर मलिक साहब, इसी ही बात से इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक से पहले बात चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो खुलबली मची हुई है चीफ सेलेक्टर के लिहाज से, हेड कोच के लिहाज से, और उसके साथ बॉलिंग कोच में अगर देखा जाए उमर गुल भी उम्मीदवार हैं। आज सईद अजमल ने भी ये कंफर्म कर दिया कि अगर पाकिस्तान चाहेगा, अगर क्रिकेट बोर्ड चाहेगा तो मैं बॉलिंग कोच के लिए दस्तयाब हूँ। और उसके बाद चीफ सेलेक्टर की अगर बात की जाए तो साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक कप्तान और पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज और एक्सपीरियंस प्लेयर इंजमामुल हक ने भी ये बयान जारी किया कि अगर पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अगर हेड कोच या चीफ सेलेक्टर की कोई ऑफ़र आई तो मैं देखूंगा। ये भी पॉइंट है। तो इस पे गुफ्तगू कर रहे थे आज के हमारे गेस्ट, एक मरतबा फिर लाइन पे मौजूद हैं अतर मलिक साहब। जी अतर मलिक साहब, आप हमारे साथ वो शेयर कर रहे थे कि इसमें इंजमामुल हक भी हैं, इसमें बॉलिंग कोच दूसरे उमर गुल भी हैं, और अगर स्पिनर की बात की जाए तो सईद अजमल भी हैं, क्योंकि इसमें इससे पहले काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की जानिब से ख़तरनाक माजी के प्लेयर माने जाते थे, लेकिन उससे हम ये इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि सईद अजमल और उमर गुल ने भी जो है वो पीसीबी के साथ कांटेक्ट किया है कि हम अवेलेबल हैं बॉलिंग कोच के लिए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो भी कोच होगा वो हम फॉरेनर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आपकी इतलात के मुताबिक जैसे ये था कि सईद अजमल ने कांटेक्ट किया, उमर गुल ने भी कांटेक्ट किया, तो जैसा कि मेरी भी इतलात हैं कि मोहम्मद आसिफ जो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर रह चुके हैं, उन्होंने भी पीसीबी एक खत लिखा है कि मैं भी अवेलेबल हूँ एज ए बॉलिंग कोच के लिए। तो ऐसे बहुत सारे नाम जो है वो सामने आएंगे बॉलिंग कोच के लिए। और जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया इंजमामुल हक साहब का, तो वो काफी अर्सा पहले वो जो है ना इससे कबल मिसबाउल हक चीफ सेलेक्टर थे, उससे कबल जो है वो अपना इंजमामुल हक 3 साल के लिए उन्होंने जो है ना इस ओहदे पर काम किया है एज ए चीफ सेलेक्टर। तो वो उनको तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, लेकिन बात वही है कि चेयरमैन पीसीबी जो है जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, ऐसे ही है। तो यहाँ एक और भी यहाँ पे खबर ऐड करते चलेंगे कि भारत में जारी आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट में
ये नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है, जिसमें हॉकी वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले पूल सी की अगर बात की जाए, उसमें एक मैच में आलमी नंबर 6 जिसमें हॉलैंड ने चिली को 0 के मुकाबले में 14 गोल से शिकस्त दे दी है। हॉलैंड की जानब से ये जेनसीन चिप ने 4 और कप्तान थेरी ने 3 गोल दाग किए हैं। और उसके बाद इससे पहले आलमी कप में सबसे ज़्यादा मार्जिन से कामयाबी का रिकॉर्ड 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 12-0 से हरा कर ये रिकॉर्ड कायम किया था। और इसके बाद अब ये जो नया रिकॉर्ड है, ये हॉलैंड ने चिली को 0 के मुकाबले में 14 गोल से मात दे दी है। अगर दूसरी बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका के मायनाज बल्लेबाज, एक्सपीरियंस प्लेयर, ओपनिंग बल्लेबाज, टेस्ट के मायनाज बल्लेबाज, T20 फॉर्मेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले और वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले, जिसमें दूसरे टीम के प्लेयर उनकी जब वो बैटिंग पे आते थे, तो गुज़श्ता दिनों की बात है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो उस बैट्समैन को देख के थोड़ी उसमें वो प्रेशर में आ जाते थे। और उनका नाम है हाशिम आमला। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और इंग्लिश काउंटी में ये सिरे की जानब से चैम्पियनशिप में वापसी का ये परवाना ना मिलने पर उन्होंने कैरियर ख़त्म करने का ये फैसला किया है। इसमें 2 दहाओं पर मुहित फर्स्ट क्लास कैरियर में हाशिम ने प्रोफेशनल फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर 34,104 रन्स बनाए हैं। और इसमें अगर बात की जाए, ये 2004 से लेके 2019 के दौरान इनमें हाशिम आमला ने 124 टेस्ट मैच खेले। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के लिए 9,282 रन्स कैम किए थे। हाशिम आमला SA-20 में सरदस्त MI कैम्पटाउन के बैटिंग कोच की भी जिम्मेदारी भी संभाले होते हैं। और उसकी अगर बात की जाए, उन्हें मुल्क की टीम के लिए नए बैटिंग कोच के लिए भी फेवरेट ख्याल किया जा रहा है जनूबी अफ्रीका में। तो मज़ीद इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अतर मलिक साहब। अतर मलिक साहब, इसमें आपके लिए मैं थोड़ी ये खबर शेयर करता चलूँ कि ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है और जिसमें कप्तान बाबर आजम की वनडे में पहली पोजीशन खतरे में पड़ गई है। नई रैंकिंग के मुताबिक फैंस जिसमें मेंस वनडे बैटिंग रैंकिंग में भारत के विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने के बाद 2 दर्जे तरक्की पार कर चौथी पोजीशन पर आ गए विराट कोहली। उसके बाद अगर बात की जाए तो कोहली ने 283 रन बनाए और जिसमें 2 सेंचुरियां भी शामिल थी। बाबर आजम 887 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सबसे आगे हैं। और अफ्रीका के डॉसन जो मिडिल ऑर्डर के तौर पर अफ्रीका की जानब से खेलते हैं, बड़ा ख़तरनाक प्लेयर माने जाते हैं। AB डिविलियर के बाद, हाशिम आमला के बाद और डी कॉक के बाद, ये तीनों प्लेयर के बाद जब डॉसन आता है, इसके साथ जो पार्टनरशिप देती हैं डुप्लेसी, अब डॉसन और डुप्लेसी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस और बड़ी शानदार पार्टनरशिप कायम करती हैं। इन्होंने 766 और डी कॉक 759 पॉइंट्स के हमरा बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन पर काबिज हैं। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बाद हॉकी की। जो माजी में हॉकी का नाम होता था पाकिस्तान मुल्क में, पाकिस्तान की हॉकी टीम नंबर 1 दुनिया में मानी जाती थी, लेकिन अब हॉकी नापैद हो चुकी है, अब हॉकी का नाम ही नहीं। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन करेंगे अतर मलिक साहब। अतर मलिक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। अतर मलिक साहब, ये क्या वजह है, क्योंकि माजी में जो हॉकी का नाम होता था पाकिस्तान में, उसके बाद फुटबॉल का भी नाम होता था, लेकिन अब मसला पाकिस्तान क्रिकेट के
चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स क्रिकेट हो, उसके बाद कोई ऐसा खेल नहीं है जो पाकिस्तान मुल्क में उजागर हो सके, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान की फुटबॉल टीम या हॉकी टीम, या हॉकी की जवाल की वजह क्या है? आप क्या देखते हैं इस चीज़ को? जी तारिक भाई, बात यह है कि हॉकी की जो डिवेल्यूशन जो हुई है हमारे मुल्क में, उसकी बेसिक वजह जो है वो है फैसिलिटी। और उसके बाद जो है हमारी जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि वो जो है हमारे जो कौमी खेल है हमारा हॉकी, उस पे इन्वेस्ट करें। अभी हालिया जो है वो खबरें चल रही थी कि हॉकी के जो प्लेयर हैं उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी ग्राउंड्स हैं, अभी आपको भी मालूम होगा कि जो लाहौर में हॉकी स्टेडियम है, एशियन हॉकी स्टेडियम जो है, उस पे आस्ट्रो टफ उन्होंने उखाड़ के पीटीआई वालों ने वहां पे जलसा कर दिया। अब बताएं कि इस तरह के जो काम होंगे तो हमारे खेल को खेल कैसे ऊपर आएगा? जब कि उस पे जो है ना कोई काम ही नहीं किया जाएगा। या क्रिकेट पे तो ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन हॉकी पे जो है वो इतना काम नहीं हो रहा जितना क्रिकेट पे हो रहा है, और ना ही फुटबॉल पे इतना किया जा रहा। अभी जो है वो थोड़ा सा काम फुटबॉल फेडरेशन वालों ने किया थोड़ा बहुत, उसका रिजल्ट अभी आगे जाके आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। अभी आज जो मैच हुआ है पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया के वुमेन्स का, उसमें मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। लेकिन ये है कि ये एक अच्छा इकदाम है कि पाकिस्तान की जो खवातीन है वो भी फुटबॉल में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान हॉकी के जवाल की बेसिक जो मैं समझता हूँ वजह वो यही है कि फैसिलिटेशन नहीं है, प्लेयर्स की सिक्योरिटी नहीं है, और जितने भी इवेंट्स है वहाँ उसमें उनको जाने के इवेंट के टिकट्स के भी पैसे वो खुद पे करते थे। जो इवेंट्स में उन्होंने पे भी किए हैं, लेकिन उनके पास हुकूमत की जानब से उनको कोई मतलब रिलीफ नहीं है, कोई उनको सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ कर सकता है, अगर हुकूमत चाहे तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह क्रिकेट को तरजीह दी जा रही है इस तरह दूसरे खेलों को अगर तरजीह दें तो कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जितना क्रिकेट पे आप फोकस कर रहे हैं, जितना इन्वेस्ट आप क्रिकेट पे कर रहे हैं, उसका आप 25% भी आप हॉकी पे इन्वेस्ट करते हैं तो हॉकी हमारी ऊपर आ सकती है। इतना पोटेंशियल हमारे लड़कों में है कि वो अपनी टीम या अपने मुल्क को जो है ना ऊपर की नुमाइंदगी कर सके और उसका नाम जो है ना वो रोशन कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो अमेरिकी माइनर लीग की जो क्रिकेट टीम है, ये हरिकेन्स कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ 3 T20 मैच सीरीज़ खेलने आ रही है। ये हमारे लिए खुशैन की बात है कि ये तारीख़ में ये पहली मरतबा हो रहा है जो अमेरिका की टीम कराची के स्टेडियम में ये मैच खेलेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। ये मामला तय पा गए हैं और इसमें सीरीज़ का जो पहला मैच है ये 27 जनवरी को खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, और दूसरा मैच 28 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी मुकाबला 29 जनवरी को होगा। ये पहला मौका होगा जब रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की कोई टीम लीग की किसी फ्रेंचाइज से ये मुकाबला करेगी। ये पहली मरतबा हो रहा है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, PSL के साथ साथ हमारे लिए खुशैन की बात है कि अमेरिका की टीम पाकिस्तान आ रही है, वो भी कराची के स्टेडियम में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है कोयटा ग्लैडिएटर वालों के, जो नदीम उमर हैं उनके जो ऑनर हैं। ये मतलब बहुत अच्छा एक इकदाम है कि USA की टीम को इनवाइट किया है कि वो आए हमारे मुल्क में जो है वो क्रिकेट खेलें और हमारे ग्राउंड्स को आबाद करें। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि गुज़श्ता साल जो है वो MCC की टीम जो है वो पाकिस्तान में आई थी, लाहौर के काफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने मैचेस खेले थे। तो PSL ने ना बहुत हमारी शान को बढ़ाया है। PSL अब एक ऐसा ब्रांड बन चुका है
कि जितने भी अदर ममालिक की जितने भी टीम्स हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट की जितनी भी टीम्स हैं, वो पाकिस्तान में आके खेलना पसंद करती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अब पाकिस्तान में आके खेला जाए। तो मैं आपको मैं बताता चलूं कि गुज़श्ता साल जो है वो एमसीसी के टीम का वफ्द जो है वो लाहौर में आया था और उन्होंने आके वहां पे जो है अपने मैचेस खेले थे। कुमार संगकारा उस टीम की क़यादत कर रहे थे। अब यह ह्यूस्टन जो है हरिकेन्स की टीम जो आ रही है, ये भी टोयोटा ग्लैडिएटर के साथ खेलेगी। तो इसमें जो है वो ये नुमाइशी मैचेस होंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के स्पोर्ट के लिए काफ़ी होंगे। बिल्कुल। अगर आखिरी ये तस्करा करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कि वनडे टीम रैंकिंग में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त देकर ये पहली पोजीशन पर कब्ज़ा मजबूत कर लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वो 1170 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, जबकि पाकिस्तान का 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। ये क्या आप इसको देखते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त से 2-4 हुई, फिर इंग्लैंड से शिकस्त से 2-4 हुई। अब गुज़श्ता रोज़ जो नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेले गए थे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान भी शिकस्त से 2-4 हुआ, न्यूजीलैंड ने 2-1 से शिकस्त दी। इसको आप क्या देखना चाहेंगे कि आने वाली जो टीम होगी वो किस तरह होगी और कौन से खिलाड़ी आने चाहिए, चाहे वो बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे मिडिल ऑर्डर, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो गुज़श्ता सीरीज हुई है उसका जो यही हुआ कि हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो रन करने में जो है वो नाकाम रहा है। फखर जमान को वापस लाया गया जो कि एक ही मैच में खेल सके सही तरीके से, और उस मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई तीसरे वनडे मैच में। उससे कबल जो है वो 2 मैचेस में वो खातिर खान जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए, और उसके साथ जो है उन्होंने एक मैच में मौका दिया शान मसूद को। तो हम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस तरह अगर हमने एक्सपेरिमेंट करते रहे तो हमारी जो है टीम जो है अगर एक प्लेयर को प्रॉपर चांस दिया जाए तो मे भी शायद अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हमें मिले। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें तो टाइम ही मेरे हिसाब से वेस्ट होगा कि अगर हम एक दिन एक ओपनर होगा, दूसरे दिन दूसरा ओपनर होगा, तो ये जो है ना इस तरह टीमें जो है ना वो परफॉर्म नहीं करती। प्लेयर वही है जो कंसिस्टेंटली खेले, उस पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स को वो बर्दाश्त करता है। जब डाउन्स आते हैं तो वो अपनी जो है खामियों को दूर करता है और वो आगे जो है वो अच्छा खेलने का थिंकिंग रखता है और वो अच्छा परफॉर्म भी करता है बाज़। इवन मैं आपको लास्ट जो है वो मिसाल दूं कि 2022 में बाबर आजम कंटिन्यूसली जो है वो फ्लॉप हुआ है कंटिन्यूसली। एशिया कप में भी उसने जो है बुरी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा जो भी जितने भी उससे कबल जो है वो मैचेस हुए थे उसमें भी वो फ्लॉप ही रहा है। लेकिन वो आज जब उसने अपने ऊपर मेहनत की है तो अब वो एक उसकी जो फॉर्म है वो वापस आई है, अब वो अच्छे खासे स्कोर कर रहा है। तो इसके हारने की जो बेसिक वजह है वो यही है कि टीम में जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेस किया है। अबूरी चीफ सिलेक्टर जब शाहिद खान अफरीदी ने टीम का ऐलान किया तो टेस्ट सीरीज के दौरान ही कितने बंदों को 2-4 प्लेयर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर 2-3 को वो जो है नेशनल वनडे कप में खेलने के लिए भी भेज दिया। ऐसे नहीं होता, जो भी प्लेयर्स है उसको लेके कंटिन्यूसली जो है ना उसको प्रॉपर चांस दिया जाना चाहिए। जो भी प्लेयर अभी आपका इसी साल वर्ल्ड कप है वनडे का, तो भी आपको ये नहीं पता कि आपके प्लेयर्स कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप में जो है ना वो सिलेक्टेड है। जो 4-5 प्लेयर इस तरह के आप जो मेंशन करें कि ये बंदा जो है वो खेलेगा, आपको यही नहीं पता कि कौन सा प्लेयर जो है हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। ऐसे ही है, इसमें देखना पड़ता है। इसमें अपना अतर मलिक साहब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा बेसिक ये हमारा आखिरी सवाल होगा इस हवाले से कि अपना बेसिक बात ये है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये देखिए गैर मुल्की प्लेयर, गैर मुल्की जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, उनको तरजीह दी जा रही है।
कि माजी के जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, साबिक कप्तान हैं, उससे इस्तिफादा हासिल नहीं कर रहे, चाहे वो बॉलिंग कोच में हो, चाहे बैटिंग कोच में हो, चाहे उसके बाद अब देखें बात हो रही है इसकी शोएब मलिक की। शोएब मलिक जैसे प्लेयर यहाँ मौजूद नहीं है, अहमद शहजाद जैसे प्लेयर नहीं है, कमरान अकमल जैसे प्लेयर नहीं है, उमर अकमल जैसे प्लेयर मौजूद नहीं है। अब शाहिद खान अफरीदी आए तो उसके बाद ये हारिस सुहेल और शर्जील खान को लिए गए। इस पे आप क्या देखना चाहेंगे? देखिए जी, आपका जो सवाल है वो यही, इसका जवाब यही बनता है कि ये जो चीफ सिलेक्टर या हेड कोच होता है वो पीसीबी मैनेजमेंट जो है वो फॉरेनर कोच क्यों रखना चाहती है। उसकी बेसिक वजह यही है कि वो ये जो लॉबीज है हमारे मुल्क में, जो पिंडी की लॉबीज हो गई, कराची की लॉबीज हो गई, लाहौर की लॉबीज हो गई, वगैरह वगैरह जितनी भी लॉबीज हैं, ठीक है, वो इन लॉबीज की बात ही नहीं सुनता वो। अभी मैं आपको जो हमारे हालिया जो प्रीवियस जो रह गए हमारे फॉरनर कोच मिक्की आर्थर, उनकी मैं अगर आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, वो किसी की बात नहीं सुनता। अभी जो जितने नाम आपने लिए, अहमद शहजाद और उमर अकमल, ये जो दो प्लेयर्स थे, इनको टीम से आउट करने का, टीम से आउट करने का जो वाहिद बंदा था वो मिक्की आर्थर ही था। उसने कहा ये अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते, इस वजह से मैंने इनको खिलाना ही नहीं है। और उसने कंटिन्यूसली इन दोनों को बहुत सारे चांस दिए। अभी ये जो हालिया मैंने बात भी सुनी थी उमर अकमल से कि वो जो कह रहा था कि ये मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा, मुझे क्यों नहीं चांस दिया जा रहा। मैं जो है उस वक्त के जो चेयरमैन थे रमीज हसन राजा साहब, उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे चांस दिया जाए, मुझे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मुझे खेलने की इजाजत दी जाए। तो ये जो हर जो बंदा भी जिस पोजीशन पे आता है वो अपनी टीम लेके चलता है। अब जो साहब चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, उनका एक अलग अपनी स्ट्रेटेजी थी। अब ये जो नए अबूरी चीफ सिलेक्टर है शाहिद खान अफरीदी साहब, इनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, वो उस लिहाज से चलते थे। वो जो बंदा नहीं आता वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है ना वो यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। बहुत शुक्रिया अतर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो ये अतर मलिक साहब थे जो इस पे डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम पर, पाकिस्तान फुटबॉल टीम पर, उसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में जो खुलबली मची हुई है इस पे तज़किरा कर रहे थे। तो कल के अपडेट तक, कल की स्टोरी तक मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।